चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इस एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट का हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को देख चुके हैं और इसमें सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब उसमें जो जो ऑब्जर्वेशंस हुए थे उनको हम लोग सम अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा था वो ये था कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा हो और प्लेट गिवन हो, गिवन प्लेट के लिए ऑब्वियसली मेटल को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में जो करंट था यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था और साथ ही साथ सैचुरेशन करंट भी इंटेंसिटी के साथ बढ़ता था। ठीक है, सेकंड आते हैं हम लोग, देयर वाज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, बोलो इंटेंसिटी से। ठीक है भाई। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने ये भी देखा था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक कैसा प्रोसेस है, इंस्टैन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब देयर इज नो टाइम लैग, ऑलमोस्ट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की। ये सारे ऑब्जर्वेशंस जब हुए उस समय वेव नेचर ऑफ लाइट ही पूरा मार्केट में फैला हुआ था। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके बाद ही ऑब्जर्वेशन शुरू हुए थे। तो उन्हीं वेव थ्योरी के प्रोपोनेंट्स से, उनको मानने वालों से बोला गया कि भाई साहब ये लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जब उसको एक्सप्लेन करने की वो कोशिश करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है उसको समझिए। जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उनके हिसाब से एनर्जी क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने से उनके हिसाब से एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ जाएगा और उनके हिसाब से क्या है कि क्यू ई नॉट, यही फोर्स लगेगा ना उस इलेक्ट्रॉन पे, तो हाइयर एम्पलीट्यूड मतलब हाइयर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी हाई आएगा और इसकी वजह से उनको बाहर निकल जाना चाहिए था। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से ई नॉट बढ़ेगा, ई नॉट बढ़ाने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। if the beam of light is sufficiently intense, if its amplitude is sufficiently large, then electron should come out. लेकिन हम लोग देखे थे कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटा फ्रीक्वेंसी होता है तो कितना भी इंटेंस लाइट हो, इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन आने का नाम नहीं लेता। ठीक है भाई, इसीलिए ये पॉइंट पूरा फेल हो गया अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। उनको उनके हिसाब से कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम लोग देखते हैं कि भर के इसी चीज का जरूरत पड़ता है ना। और इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉन के निकलने के बारे में। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये जरूर इंटेंसिटी इफेक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा इसमें पूरा रोल फ्रीक्वेंसी का आता है। तो यहां पे ये वेव थ्योरी पूरा फेल हो गई। ऑब्जर्वेशन जो है और जो थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। सेकंड बात करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट है। आप देखिए ऑब्जर्वेशन में क्लियरली लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लिख रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, जबकि इनके हिसाब से
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए, और ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास नहीं आता है। तो यहां भी वेव थ्योरी फेल हो जाती है। आप देखें यहां पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम का एक्सपेरिमेंट होना है, उस तरह के ऑब्जर्वेशन होने हैं, तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए, जबकि वहां पे हम लोगों को मालूम है कि शुरुआत फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की एक्सपेरिमेंट की शुरुआत ही इस बात से होती है कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे पे तो बात ही नहीं करता है कोई। अब आप यहां देख रहे हैं कि हर स्टेप पे, हर जगह पे लगातार वेव थ्योरी को मात मिलती जा रही है। जो सबका प्यारा, सबका दुलारा वेव थ्योरी जो सारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर रहा था, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया, ये पार्टिकल थ्योरी नहीं कर पा रहा था। ये वेव थ्योरी अचानक से सबकी आंखों का कांटा बन जाता है, उनके दिमाग में आता है कि भाई ये क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जब इंस्टेंटेनियस वाला नेचर के बारे में बात होती है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट उस पर भी बात करता है। बोलता है कि देखो मेरे हिसाब से क्या है कि लाइट वेव फ्रंट के रूप में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए है, मतलब पूरा एनर्जी जो लाइट का है वो इन द एंटायर रीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबके पास एकदम कंटिन्यूअसली बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रहा है, और इसलिए धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, इमेजिन करोगे एक इलेक्ट्रॉन है जो अंदर में किसी मेटल ब्लॉक के अंदर में छुपा हुआ है, फ्री है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है, तो उसमें जो एनर्जी फॉल हो रहा है एकदम बारिश की तरफ फॉल हो रहा है, धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे जब एनर्जी फॉल होगा तो वो कलेक्ट करता जाएगा, और कलेक्ट करते करते एक समय इतना एनर्जी आ जाएगा कि वो बाहर निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में घंटों लगना चाहिए था, मतलब 1 घंटा तक लाइट को इल्यूमिनेट कराते तो 2 4 5 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भाई लाइट फॉल कराते हैं, उसके मन मर्जी का लाइट, उसके हिसाब की फ्रीक्वेंसी का लाइट जैसे ही फॉल कराते हैं वैसे ही लाइट का इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल्स का इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। तो टाइम वाले पार्ट में भी ये पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बोले भाई वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, छोड़ दिया जाता है। तब उसी समय आइंस्टाइन नाम की एक जीनियस व्यक्ति है ना, जिनको बाद में बहुत नाम मिला, बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट बने, उस समय तो कोई नहीं जानता था इनको, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। प्लैंक नाम का एक जो साइंटिस्ट था, उन्होंने उससे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया था टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम का टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी की बात करी थी, और उन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है वो hν के फॉर्म में होता है। आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर दिया, इसी थ्योरी का यूज। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक फोटोन के फॉर्म में फॉल करता है, जहां h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान रखिएगा hν जब लिख रहे हैं तो एक और चीज होता है hc/λ, ये भी ट्रू है ना, एनर्जी जो है न्यू की जगह c/λ भी रख सकते हैं। तो h का वैल्यू है 6.63 × 10⁻13 जूल पर सेकेंड। उन्होंने कहा कि भाई ये एनर्जी जो फॉल करता है वो 3 काम में लग जाता है, 3 काम करता है। पहला का क्या काम करता है कि जो अंदर में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको सरफेस पे लाता है, तो उसमें जो एनर्जी है वो W मान लो। दूसरा, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो φ0 मान लो। और तीसरा, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये hν मस्ट बी इक्वल टू W + φ0 + k। ये सॉल्व, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डेप्थ पे हैं तो सबको W तो अलग अलग चाहिए, और इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं वो अलग अलग होता है। φ0 तो सबको सेम चाहिए, वो तो मेटल पे डिपेंड करता है, लेकिन W क्योंकि सबके लिए अलग है इसलिए K भी सबके लिए अलग अलग होगा। ये बात हमने की थी एक्सपेरिमेंट के दौरान कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो सेम एनर्जी के साथ नहीं निकलते हैं।
लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत प्रिविलेज है, वो सरफेस पे पहले से बैठे हुए थे तो उनको W नहीं चाहिए, W उनके लिए है 0, और उनके पास जो एनर्जी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा एनर्जी किसी के पास नहीं रहेगा। तो यही वो हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल को विवश करते हैं लाने के लिए, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्हीं के लिए जरूरी होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, K बन जाएगा K मैक्स, W बन जाएगा 0, और वो निकल के आ जाएगा h माइनस phi नॉट। और इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और यही इक्वेशन सब कुछ को एक्सप्लेन कर देता है। इलेक्ट्रॉन को अगर जस्ट बाहर निकलना है भाई, जस्ट बाहर निकलना है, तो K मैक्स 0 होना चाहिए। जस्ट बाहर निकलना चाहता है, वो कोई एनर्जी पाने की इच्छा नहीं रखता, उसको बाहर निकलना है, बस इस डोर को तोड़ के बाहर निकल जाना है। जिस रूम में वो बंद था उसके दरवाजे को तोड़ के वो बाहर निकलना चाहता है, बस वो दरवाजा तोड़ने भर एनर्जी चाहिए। बाहर गया और गिर गया, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन बस वो दरवाजा टूट जाए उतना एनर्जी चाहिए। मतलब सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितना फाई नॉट चाहिए बस उतना ही चाहिए। तो K मैक्स 0 होगा। K मैक्स अगर 0 पुट कर देंगे तो हमारा h न्यू नॉट, देखिए तब उस केस में जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। अगर आप K मैक्स को 0 कर रहे हैं तो उस समय का फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। और तब न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट लिख लेंगे, और जैसे ही न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट रखेंगे तो h न्यू नॉट माइनस फाई नॉट इक्वल टू 0, और अगले स्टेप में आपके पास लिखा हुआ नजर आएगा h न्यू नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट। और यहां से आपके पास एक्चुअली में एक्सप्रेशन आता है कि फाई नॉट को आप h न्यू नॉट लिख सकते हैं। यानी कि आप न्यू नॉट का यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक नया फॉर्मूला निकाल के लाए, फाई नॉट बाई h। तो अगर आपको वर्क फंक्शन पता है, आप उसको प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यहां से ये चीज समझ में आ जाती है। अब वापस अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें इसमें फाई नॉट के इस वैल्यू को, तो ये h न्यू नॉट हो जाएगा। तो K मैक्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और K मैक्स की जगह आपको याद होगा हमने डिराइव किया था कल लास्ट क्लास में कि K मैक्स इक्वल्स टू E V नॉट होगा। तो E V नॉट इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट और फाई नॉट अब हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो अगर E को उधर भेज देंगे तो V नॉट इक्वल्स टू h बाई E न्यू माइनस फाई नॉट बाई E, ये इक्वेशन आ जाता है। यहां से फिर से इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन की मदद से फिर से आप, या बेटर है ये एक्सप्रेशन देखिए, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को देखिए तो आप यहां से कुछ और नई चीजें देख पाएंगे। अगर आपका न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो आपका K मैक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो न्यू लेस देन न्यू नॉट, K मैक्स नेगेटिव आ रहा है, ये चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इस केस में पॉसिबल नहीं है। न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा, K मैक्स इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउट उस समय, तब जब फ्रीक्वेंसी आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फॉल करा रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के निकलने की तो कोई संभावना नहीं है, बस सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट देते हैं तो K मैक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी के बारे में ये कहानी किन कहानियों के बारे में चर्चा करता है? ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड नाम का कोई चीज नहीं बढ़ रहा है, इसके हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड अगर बढ़ेगा तो पर सेकेंड वो फोटॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रहा होगा वो बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो अगर पहले 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फॉल हो रहे थे तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रहा था और कुछ 70-80 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा था। जरूरी नहीं है कि फोटॉन जिस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाए और उस फोटॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपस के सराउंडिंग में इतनी बार टकरा जाएं कि वो वापस ही ना निकल पाए, समझ रहे हैं? उनके पास सफिशिएंट एनर्जी था, उनके पास दम था कि उस दरवाजे को तोड़कर वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन वो निकल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने आसपास से पड़ोसियों से लड़ाई कर लड़ाई, ठीक है, उसमें उन्होंने एनर्जी खर्च कर दिया। जो असली बॉर्डर पे दुश्मन था उससे लड़ने की उनके पास एनर्जी ही नहीं बची। तो हर वो इलेक्ट्रॉन जो
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर सकता है। या हर वो इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन से सफिशिएंट एनर्जी ले लेता है, जरूरी नहीं है कि बाहर आए। लेकिन अगर पहले 100 फोटॉन्स फॉल कर रहे थे, 70 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, अब 200 फोटॉन्स फॉल करेंगे तो 140 इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे ना भाई। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड बढ़ जाएगा और इसकी वजह से करंट बढ़ रहा है। तो उसने बहुत ही आसानी से सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन कर दिए। उन्होंने टाइम लैग को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो भी सक्सेसफुली वो एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने कहा कि देखो फोटॉन फॉल करता है, या तो वो सफिशिएंट एनर्जी देगा या नहीं देगा, यही दो संभावनाएं हैं। नहीं देगा तो निकलने की तो बात ही मत सोचो। अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इमेजिन ही मत करो कि तुमको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा और बाहर वो निकलेगा, नहीं निकलेगा। और अगर निकलना होगा तो बस जितना टकराने का समय है उतना ही समय लगेगा। और कोलिजन टाइम आपको मालूम है इंपल्सिव ड्यूरेशन होता है, बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होता है, तो उतना ही टाइम उसको लगता है और उतने ही टाइम में उसका भाग्य निर्धारित हो जाता है, वो बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इसलिए टाइम लैग यहाँ पे नहीं होगा। कितनी चीजें आती है यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आप एक और टर्म सुनते होंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे हम लोग कहते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, उसी तरह से लैम्डा नॉट, जैसे ये u नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट बाई एच है, इसको c बाई लैम्डा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू फाई नॉट बाई एच। लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा hc बाई फाई नॉट, हो जाएगा क्या? yes. तो ये लैम्डा नॉट है, ये वो मिनिमम वो मैक्सिमम वेवलेंथ है विच इज रिक्वायर्ड, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम वेवलेंथ। इस वेवलेंथ से अधिक वेवलेंथ का लाइट अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर विच इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। अब यहां से जो हम लोगों को चीजें देखनी है वो है ग्राफ से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग ये लिख चुके हैं। तो यहाँ मिटाकर ग्राफ वाले पोर्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ में क्या है हमारे पास, तो देखिए, तो ग्राफ में जो सबसे पहला चीज हमारे पास है वो है ग्राफ बिटवीन Kmax और न्यू। तो Kmax और न्यू के बीच के ग्राफ को देखें तो Kmax को हमने y में रखा है, y इक्वल्स टू hx माइनस फाई नॉट, यही तो है कि नहीं। Kmax की जगह हमने y रख दिया, न्यू की जगह हमने x रख दिया, जो इक्वेशंस जिस एक्सिस के लॉन्ग रखे गए हैं वहां पे हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट का आता है। किसी भी दो मेटल के लिए आप करेंगे, h सेम रहेगा, इसलिए स्लोप सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप है वो h देता है और y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस फाई नॉट देता है। तो अगर दो इस तरह से मेटल 1 और मेटल 2 है तो किसका वर्क फंक्शन अधिक है, तो 2 का वर्क फंक्शन अधिक है। और किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो जिसका वर्क फंक्शन अधिक है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी 2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ वैल्यूज दे दें, है ना, और बोले कि बताओ इन वैल्यूज के टर्म्स में h बताओ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको ये दिया कि ये ग्राफ 1 दिया, ये लेंथ आपको l दे दिया, ये लेंथ आपको b दे दिया, और बोले भाई बताओ h का वैल्यू l और b के टर्म्स में। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा बोलो, b/l होगा कि नहीं होगा। और जो tan थीटा है इस इक्वेशन के हिसाब से तो वही h है, तो h इक्वल्स टू b/l है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंटली h के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर पूछे वर्क फंक्शन बताओ तो वो तो -b हो जाएगा। आपसे
कहानी इस बात पे भी पूछी जा सकती है, ग्राफ को उधर ही बनाते हैं क्योंकि नीचे भी जाने वाला है वो पोर्शन। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरह का पूछा गया, देखिए V नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ है ना, एक ही बना रहे हैं। इसमें जो स्लोप है वो अगेन h/e है और वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल है, इसलिए दो अलग अलग मेटल के लिए जो ग्राफ होगा वो सेम आएगा। ये स्थिति है। तो इसमें क्या है, तो इसमें के लिए इक्वेशन यहां दिख रहा है आपको, V नॉट इक्वल्स टू h/e न्यू माइनस फाइ नॉट बाई ई। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो स्लोप है वो h/e है और ये जो लेंथ है वो आपका माइनस फाइ नॉट बाई ई है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि बताओ भाई ये L है ये V है, तो बताओ h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L, B एंड E, तो क्या करेंगे, tan थीटा अगेन, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू b बाई l, और tan थीटा होना चाहिए h/e, तो h/e इक्वल्स टू b बाई l, यानी कि h का वैल्यू निकल के आता है e b बाई l। आ रहा है समझ में। और तो अगर वहीं पे वर्क फंक्शन पूछ दे, वर्क फंक्शन क्या लिख लेंगे, तो देखो v इक्वल्स टू माइनस फाइ नॉट बाई ई, और इसीलिए फाइ नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पी ई। आ रहा है समझ में, जल्दी से इतना कॉपी कर। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ऑलरेडी फोटोन पिक्चर का यूज करके हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनफैक्ट ये कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन फोटोन पिक्चर के जिन प्रॉपर्टीज को यूज किए, उसके अलावा और कुछ नई प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो फोटोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या कहता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि मैटर के साथ जब इंटरेक्शन करता है लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो एक फोटोन की तरह बिहेव करेगा, यानी वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। किस तरह, पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह। ठीक, अच्छा उस पैकेट ऑफ एनर्जी के पास एनर्जी कितना होगा, तो उस पैकेट ऑफ एनर्जी के पास जो एनर्जी होगा वो होता है h न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी है, और उस न्यू को हम लोग c बाई लैम्डा भी लिखते हैं। तो ये एनर्जी या तो hc बाई लैम्डा कहेंगे या h न्यू कहेंगे। और उस पैकेट ऑफ एनर्जी का कुछ मोमेंटम भी होगा, और वो मोमेंटम होगा e बाई c, और वो e बाई c लिखेंगे तो हम लोग e की जगह h न्यू बाई c कर देंगे, e की जगह h न्यू रख देंगे और डिवाइडेड बाई c कर देंगे। और अगर हमने गलती से h c बाई लैम्डा रख दिया तो c से c कैंसिल हो जाएगा और p का वैल्यू निकल के आ जाएगा h बाई लैम्डा। अब इसके बाद और कुछ नई प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एक लाइट जिसका गिवन फ्रीक्वेंसी हो या गिवन वेवलेंथ हो, उसके पास सेम एनर्जी और सेम मोमेंटम होता है। मतलब एक लाइट है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिट हो रहा है, तो उसमें जितने फोटॉन्स होंगे उन सब का इंडिविजुअल फोटॉन्स का एनर्जी सेम होगा, इंडिविजुअल फोटॉन्स का मोमेंटम सेम होगा। वो क्लियर यहां दिख रहा है कि ये केवल लैम्डा पे डिपेंड करता है, ये केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो गिवन फ्रीक्वेंसी या गिवन वेवलेंथ का अगर लाइट होगा तो उसका एनर्जी, हर फोटोन का एनर्जी सेम होगा, उसके हर फोटोन का मोमेंटम आपस में सेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगा, यानी कि एक गिवन फोटोन का कितना एनर्जी होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो केवल उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी को तो उससे क्या इंक्रीज होता है, उसे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं
वो बस इंक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी से। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इंटेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बताइए। इंटेंसिटी होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए एन हम लोग अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अब देखिएगा हमारे पास अगर एक सरफेस हो जिसमें ए एरिया हम कंसिडर करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे, n इंटू ए यूनिट टाइम में, और टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने फोटॉन्स फॉल करेंगे, टी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड होगा n। तो जितने फोटॉन्स फॉल करेंगे टोटल ए एरिया और टी टाइम में, वो NAT होगा। और इतने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो हर फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है वो hν है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन ए एरिया इन टी टाइम पता चल जाएगा कि नहीं। ये E निकल गया NAThν, और इंटेंसिटी के लिए जैसे इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, AT कैंसिल हो जाता है और इंटेंसिटी का वैल्यू आ जाता है n इंटू hν। देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो इट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं फोटॉन और पार्टिकल का जो कोलिजन होता है, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट रिमेन कंजर्व। मतलब फोटॉन्स क्रिएट हो सकते हैं, फोटॉन्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्ट मास की। तो रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स के हिसाब से रेस्ट मास m0 है और v वेलोसिटी से चल रहा है, उसका मास हम लोग m0/√1 - v² इस इक्वेशन से दे सकते हैं, जहां पे m का एक फाइनाइट वैल्यू है फोटॉन के लिए। फोटॉन अगर चल रहा है तो उसका कुछ इक्विवेलेंट मास है, वो इक्विवेलेंट मास आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए उसका मोमेंट, उसका इक्विवेलेंट मास m मान लेते हैं और वो c स्पीड से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम mc होना चाहिए, और मोमेंटम उसका हमने निकाला h/λ, तो m निकल के आ जाएगा h/c⁴ ठीक है भाई। और अगर आप यहाँ पे फिर से लैम्डा का वैल्यू c/ν रखेंगे तो hν/c² भी आ जाएगा। ये मास है उसका, चलते हुए मास। लेकिन रेस्ट मास की बात करें तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू रख रहा है और उसका स्पीड क्योंकि c है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो रहा है। देखिए ध्यान से, 1 - c²/c², तो ये 1 हो जाएगा 0। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो m0 आ जाएगा कितना, 0। और इसलिए कहते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। जल्दी से इतना कॉपी कर लें।